उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ। और मेरठ ज़िले के अंदर, खास मेरठ सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ यहाँ पर एक कबाड़ी बाज़ार हुआ करता था। अब हालांकि वो कबाड़ी बाज़ार है, लेकिन वहाँ पर एक धंधे वाला यानी कि कोठे वाला काम होता नहीं है, जो वेश्यावृत्ति का काम होता है। अब शायद साल 2019 से वो बंद हो चुका है। उसकी जो दृश्य है वो बदल चुका है, लेकिन होते अभी भी हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। एक कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक कोठे के सामने एक आदमी अपनी चाय की दुकान चलाया करता था। और चाय की दुकान चलाते चलाते कब उसके दिमाग में कुछ ऐसी गलत बात आती है, उसके बाद उसने अपनी ही बेटी को कोठे पर भेज दिया और उससे इतना पैसा कमाया कि आज की तारीख, यानी कि बात कर रहा हूँ साल 2023 की, आज उस व्यक्ति का अपना बड़ा होटल चल रहा है। और लोग जानते ज़रूर हैं उसके बारे में, लेकिन हालांकि हम नाम नहीं बताएंगे कि उसका नाम क्या है। लेकिन जब ये कहानी जाएगी तो शहर के लोग पहचान जाएंगे कि वो व्यक्ति कौन है। तो एक बार फिर से अतुल मैम के पास हम बैठे हैं। अतुल मैम से उसी किस्से को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहानी है कि एक आदमी ने अपनी बेटी को कोठे पे पहुंचा दिया। मैम नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। जी। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है कि यहाँ पे तो उसका जनरली सबके नाम रोज़ बदलते हैं। हर दिन कई कभी कुछ और नाम होता है, पहले दिन कुछ और होता है। लेकिन जो उसका वहाँ से नाम था वो हुमा था। जो उसका कहना है कि मेरा नाम हुमा है बाय बर्थ। तो हुमा का मैं उस्मान जी क्या सोचती हूँ इतने साल में कि वहाँ रहने वाले, चाहे वो नीचे दुकानदार हों, मेरी बात सबको बड़ी ख़राब भी लगती है, चाहे वहाँ आसपास छोटे छोटे पेटी ठेकेदार होंगी, कोई फ्रूट वाले हैं या कोई और चाय का खोखा लगाने वाले, वो सब वहाँ पिंप का काम करते हैं, सब दलाली का काम करते हैं। और सबकी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि मतलब उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब कौन नई लड़की बिक गई, कब कहाँ की आवाज़ आ रही है किसी के रोने की। और उससे भी ख़राब बात यह है कि 90% कोठों का जो एक सीढ़ी लैडर, मतलब झूलने वाली सीढ़ी, सब कम नीचे दुकानों में उतरी हुई है कि जब कभी रेड हो तो नीचे से उतार दिया जाए। दुकानों के अंदर कुछ की पीछे आबचक में, जैसे आबचक आप समझते होंगे कि पहले बनते थे मकान, वो कबाड़ी बाज़ार ही इस ढंग से बसाया गया है, अगर आप उसे गौर से देखें, कि आगे खिड़कियाँ बड़ी बड़ी जिनमें से वो लड़की खड़ी हो सके, अच्छे से झांक सके, अच्छे से इन द सेंस कि वो अंग प्रदर्शन कर सकें। और फिर वो एक बड़ा हॉल, उसमें कुछ बेंचें पड़ी हुई जहाँ आ जाए ग्राहक, लड़कियां भी बैठी हों और वो उनमें से किसको जिसको छांट के ले जाना हो उसको ले जाए। फिर उसके अंदर छोटे छोटे केबिन्स, कई बार कमरे में पार्टीशन करके, कई बार वो छोटे छोटे कमरे बना के। और वहाँ की गंदगी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जहाँ खड़ा होकर आदमी पानी पीना तो बहुत दूर है, खड़ा नहीं रह सकता एक मिनट भी। वहाँ वो एक तखत पड़ा हुआ, और ये उनका एंटरटेन करने का तरीका। तो ऐसे में मैं जिसकी आज बात कर रही हूँ, हुमा के फादर की, उनकी भी वहीं एक चाय की दुकान होती है। और किन पलों, एक बड़ा परिवार था कि 7-8 बच्चे थे और सभी कोई चाय की दुकान पे कर रहा है, कभी कोई ऊपर जा रहा है चाय देने। अब छोटा सा बच्चा जब वहाँ चाय देने लगता है तो मुझे शायद कैमरे पे कहने में थोड़ी शर्म हो रही है, झिझक हो रही है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा भी कहेगा अगर उसने जीने में चढ़ते हुए किसी आदमी को देख लिया, ए ग्राहक आ रहा है। इतना छोटा बच्चा जो नीचे रह रहा है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है, वो भी जानता है कि ग्राहक आ रहा है और लड़कियों को अलर्ट कर देना है कि आ जाओ। और लड़कियां तेजी से आएँ, जीने पे आ जाएं सब, और फिर वो अपना खुद को प्रदर्शित करें कि मैं, या मैं जिसको नंबर लग जाए। तो ये ऐसी ख़राब स्थिति है कि वो जब वहाँ 12-13 घंटे गुजार रहे हैं, बल्कि और भी ज़्यादा गुजार रहे हैं, देर रात तक वो बड़े लोग तो देर रात तक रहते हैं जब तक बाज़ार गुलजार रहता है। तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह की हो जाती है कि मैं सेफ़, मेरा घर सेफ़, और बाकी कोई कुछ होता रहे। लेकिन यहाँ जो मैं आज कहानी आपसे बात कर रही हूँ, वो एक ऐसे बाप की है जिसको ये लगा कि यार मैं ही क्यों नहीं, मेरे इतनी सारी बेटियां हैं तो मेरी भी एक बेटी अगर इसमें चली जाएगी तो मेरा घर का थोड़ा राशन पानी का जुगाड़ हो जाएगा। और उसका कहना तो ये है मालकिन का कि मैंने 30,000 में इस बच्ची को खरीदा। और ये सख्त हिदायत के साथ उस चाय वाले ने ये नहीं बताया कि ये मेरी बेटी है। अच्छा। उसको भी नहीं बताया, मालकिन को भी कहा कि ये बच्ची ऐसी रोती होती मिली है मुझे, और बच्ची को भी धमका दिया था कि मैं तो यहीं हूँ, सामने देख रहा हूँ, अगर तू बताएगी कि मैं तेरा बाप हूँ तो फिर तू देख मैं मार दूंगा तुझे जान से। और नन्ही सी बच्ची कुछ नहीं कह सकी, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। और क्योंकि अभी तो वो धंधे के लायक थी नहीं, 14 साल से पहले एक जो नथ उतराई की रस्म थी वो भी नहीं हुई थी अभी तक। तो उसने कहना शुरू करा कि मैं पढ़ने जाऊंगी। उसकी जिद पे मालकिन ने, थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड है वो, उसने ये कहा कि नहीं, पढ़ने तो नहीं भेजूंगी, लेकिन यहीं पे ही मैं बुला दूंगी एक टीचर को। ये एक और भी पहलू है वहाँ का कि वहाँ कपड़े वाला भी आता है, ऐसी ड्रेसेस जो
अधनंगी ड्रेसेस वो बेचने वाला भी आता है, साड़ियाँ बेचने वाला आता है, सूट बेचने वाला आता है, मेकअप का सब सामान बेचने वाला आता है। मेकअप करने वाली मेकअप आर्टिस्ट आती है, उनको मैं ब्यूटिशियन नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो आर्टिस्ट होती है, उन्हें तो थोपना है मेकअप, वो कोई ब्यूटी नहीं उभारनी है, एक सफ़ेद कर देना उनको छूना पोत के, तो वो भी वहीं आते हैं। तो ऐसे में ही टीचर भी आ गया, डॉक्टर भी आते हैं जो उनको छोटी मोटी दवाइयाँ दे जाएं, मतलब उन्हें कहीं वहाँ से बाहर जाने की जरूरत जाने की जरूरत ना पड़े, जाएं ही ना। कोई भी डिमांड करे तो मालकिन कहे कि मैं बुला रही हूँ, आ जाएगा वहीं वहाँ पे वो दे जाती है। ऐसे में एक टीचर भी उसको पढ़ाने आने लगा, बच्ची ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मालकिन को भी लगा कि चलो भाई ठीक है। तो उसने कहा कि धंधे में तो तुझे आना पड़ेगा, मैंने पैसा खर्च कराया तुझ पे, हाँ स्कूल भेजती रहूँगी तुझे, स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। उसका पास में एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। एक छोड़ने जाता जो इनके रहते हैं मतलब दलाल तो मैं नहीं कहूँगी, जो रोटी बनाने वाले रहते हैं, नेपाली कहते हैं सबको, बहादुर कहती हैं, नेपाली कहती हैं, चाहे वो हो किसी भी बिरादरी का, लेकिन या तो बहादुर कहती हैं, नेपाली कहती हैं। वो साथ जाता, फिर स्कूल से आने के टाइम पे लाता, लेकिन लड़की में कोई ऐसा वो दिखाई नहीं दिया कि ये भागने की कोशिश कर रही है या कहाँ जाएगी, कुछ ऐसा था नहीं। पढ़ती रही लड़की, 7th 8th में आ गई, धंधे में लग गई, बिना किसी विरोध के लग गई चुपचाप। बस शर्त एक रखी, या तो इतना तेज उसका दिमाग था कि उसने एक शर्त रखी कि मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा दूंगी। अपनी कमाई का आधा हिस्सा मालकिन को, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं, बाकी तो ऐसे होता ना कि मान लो 200 रुपये मिले दिए, जिसमें से मालकिन ने रख लिए, तुमको बाद की बात है तुम्हें बचे या नहीं बचे, तुमको 10 रुपये देने हैं पुलिस वाले को, पुलिस वाले को 10 रुपये मतलब 10 तो मैं इन द सेंस कह रही हूँ, 50 रुपये कम से कम एक ग्राहक के पुलिस वाले को जाएंगे, फिर जो मीडिएटर है जो ग्राहक तय करके लाया उसको जाएंगे, बाकी मालकिन को जाएंगे, और बचे तो 150 रुपये उस लड़की को, 50-60 रुपये एक कस्टमर के मुश्किल, मतलब शाम तक उनके पास शायद इतना पैसा नहीं होता कि वो अगर उनके बच्चा हो उसको दूध पिला सकें या वो खुद भी रोटी ढंग से खा सकें, क्योंकि बाजार से ही मंगा खाना उन्हें बनाने का, पूरा धंधा उनकी वजह से चल रहा है, उनकी वजह से चल रहा है। कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कंडोम्स हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य विभाग भी प्रोवाइड कराता है, हम भी कराते हैं, तो वो भी उनको पैसा लेके दिया जाता है कि आपको अपनी सुरक्षा रखनी है तो ये पैसा लेके खरीद लो, रखें डब्बे। तो ये उनकी स्थिति होती है। उसने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इसमें नहीं किया कि मैं आधा पैसा लूँगी और मेरी पढ़ाई पे तुम खर्चा करोगी, पढ़ाई पे तुम खर्चा करोगी और मैं कमाई का आधा हिस्सा, हाँ आधा हिस्सा लूँगी। नहीं तो फिर अब ये उनको लग गया था कि इसने बाहर की दुनिया तो देख ली है और ये किसी दिन भाग भी सकती है स्कूल जाते हुए, हो सकता है किसी से कुछ कह भी रखा हो इसने, थोड़ा मालकिन डर गई, उसको आधा देने लगी। अगर 200 रुपये दिए कस्टमर ने तो उसको आधे दे दिए। सुंदर थी, टिप्स भी लेने लगी कस्टमर से थोड़ा रिझा के, तो टिप में मालकिन का कोई हिस्सा नहीं होता, चलता रहा उसका काम। अब वो लगभग ग्रेजुएशन में आने, मतलब 12th किया था और एडमिशन रजिस्ट्रेशन सब हो गया था पास के कॉलेज में भी, तो अचानक हमारे पास एक लड़की की सूचना आई और हमने वहाँ रेड कर दी। अच्छा, आपने रेड करी मतलब पूरी टीम के साथ, पुलिस वगैरह सब? हाँ सब। अच्छा। और वो होती और वो तो तमाम मीडिया थी और पूरा नीचे हजूम था, और उस लड़की ने भी कहा कि मैं भी निकलना चाहती हूँ। अच्छा, अचानक से कहा, तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं लेकिन एक शर्त पे जाऊंगी नीचे। मैंने कहा क्या? कि मैं बताना चाहती हूँ नीचे सब लोगों को, कुछ पहले बोलूँगी, मीडिया को बुलवा दो। मैंने कहा मीडिया है वहाँ, सब है नीचे, पुलिस भी है, मीडिया भी है। मैं कहा चलो, हम नीचे आ गए तो सबके बाहर चबूतरे बने रहते हैं, उस पर खड़ी हो गई। लग रही थी कि वो स्मार्ट है, हमें भी जब तक नहीं पता था कि ये पढ़ी लिखी है, 8वीं 10वीं कर रही है, 12वीं कर रही है, हमें नहीं मालूम था। मतलब ये कितना मतलब दिलचस्प है कि वो लड़की वहाँ रहती है, पढ़ाई करती है और वो रात को, और अच्छा कंप्यूटर भी सीख गए, मतलब एक आधुनिक उसमें रेस में चल रही है और साथ में वो ये जो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सैल्यूट इसलिए करती हूँ उस लड़की को आज भी कि उन लड़कियों से अच्छी है कि केवल लग्जरी जुटाने के लिए जो इस धंधे में, वो आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज में नहीं है, वो घरों में अच्छी लड़कियां बन के धंधा कर रही हैं, वो होटलों में जाके कर रही हैं। आए दिन आप देख रहे हो कि मेरठ में तो बिल्कुल एक बाढ़ आ गई है इस तरह की होटल्स में जहाँ कॉल गर्ल्स जा रही हैं, उनसे अच्छी हैं वो लड़कियां। तो वो आई, उसने ऊपर खड़ी हुई, मैंने मीडिया से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा 5 मिनट, बाजार पूरा इकट्ठा था, ऐसा लग रहा था कि आज ही पूरा हजूम रहेगा कि ऐसा क्या कहने वाली है एक लड़की। अब वो तो बेचारी बिल्कुल एकदम कबूतरी सी डरी हुई थी, दूसरी बच्ची तो वो नेपाली थी, हमने उसका भी मतलब नेपाली थी, पढ़ी लिखी थी, वो भी 9th कर रखा था उसने। तो उसने कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद जाऊंगी मैं, और रेस्क्यू तो मैं खुद भी हो सकती थी,
मैं जब चाहे जब चली जाती। हाँ, वो तो आज़ाद हाँ, थी, आज़ाद घर से निकलती आदमी। हाँ, और मैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर लेती और नहीं करती तो मैं किसी के घर में बर्तन मांज लेती। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बात बताना चाहती हूँ। और मुझे ये मैडम मुझे निकालने नहीं आई थी, वो पूजा को निकालने आई थी। उस लड़की को कहा उसने, इसे निकालने आई थी। मैंने खुद से कहा है कि मैं भी जाना चाहती हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। अब हमें भी डर लग रहा था कि पता नहीं ये क्या कहेगी लड़की आज, क्या इसके मन में है। तो उसने कहा कि मैं यही की बेटी हूँ, इसी बाजार की। अच्छा। हमने सोचा किसी का बाजार किसी मतलब जो सेक्स वर्कर है उसकी बेटी होगी। हाँ, तो पैदा होते तब भी हम रहते हैं। नॉर्मल रहे। तो फिर उसने कहा कि मेरा बाप यहीं पे चाय की दुकान करता है, हम्म, आज भी करता है, हम्म, और ये जो भीड़ इतनी इकट्ठी है इनमें मेरा बाप भी है, ऐसे उंगली करके कहा उसने। अच्छा। हाँ। हम्म, अब उसके बाद में हमें भी बड़ी घबराहट सी हुई। मैंने कहा तुम क्या कह रही हो लड़की, देखो ये इतना सब मीडिया लिखेगा, दुनिया भर की बकवास होंगी, तुम समझ नहीं रही हो कि तुम कभी सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकोगी। तो क्या मैडम आप सोच रही हो मैं सामान्य ज़िंदगी जी रही हूँ? सामान्य नहीं है मेरी ज़िंदगी। मैं आधा पैसा अपनी कमाई का मालकिन को दे रही हूँ। बाहर जाके अगर चौका बर्तन किसी के घर में करूँगी तो मुझे अगर 1000 रुपये मिलेंगे तो मेरे होंगे ना। यहाँ मैं दिन भर में 1000 रुपये कमाती हूँ, तब जाके मुझे 500 रुपये मिलते हैं। और मेरी जो दूसरी साथी ना, पूछो पूजा से अगर इसे शाम तक 100 रुपये मिलते हों तो मैं बंधुआ मजदूर बन के नहीं रह सकती हैं। पर पूरी कहानी बता के जाऊँगी। उसने बताया कि मैं मेरे बाप की ही चाय का खोका है। ये अलग बात है मेरी कमाई से। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने तो हर रोज़ इतना पैसा कमाया, पैसा कहाँ गया? हर रोज़ मेरा बाप लेता था मुझसे पैसा, हर रोज़ चाय देने आता था और मैं चाय के उसके जो छीका है उसमें पैसे रख के देती थी रोज़ के कमाई के इसको। और आज इसने मेरी कमाई से होटल खोला है बाईपास पे। तो अब बस बहुत हुआ। अब मैं जो कमाऊंगी अपने लिए कमाऊंगी और इस गलीज धंधे से मैं नहीं कमाऊंगी। मुझे जो करना है, मैं कंप्यूटर भी जानती हूँ, मैंने 12th पास कर लिया है, बीए में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। मुझे कोई कॉलेज आज के बाद मेरी फ़ोटो छपे कुछ भी हो, मुझे कोई एडमिशन दे ना दे, लेकिन मैं अब इस जगह पर नहीं रहूँगी। हालांकि अब मालकिन तो भाग गई, हमारा ध्यान नहीं हुआ, वो फरार। और तो सोचा अब तेरा नंबर है जेल तो तब भी जाएगी, तेरे यहाँ से 2-2 लड़कियाँ निकली हैं, लेकिन और ज़्यादा चार्जेस लगेंगी। वो बताती रही और कुछ बताया उसने कि कितनी जाती हुई 14 साल की ने, मैंने बहुत विरोध किया कि ऐसा मेरे साथ मत करो, लेकिन इस शहर का एक मौजिज़ आदमी आया जिसने मेरी मालकिन को अच्छे खासे पैसे दिए, और वो मैं रात कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरे बाप से भी उम्र में बड़ा था। मैं उसके पैर पकड़ती रही, मैं रोती रही कि आप तो हिंदू हो, आपको तो पता होना चाहिए कि हिंदुओं में बेटियों की कितनी इज्जत करते हैं, और आपकी तो मैं बेटी बराबर हूँ। लेकिन यहाँ हर आदमी देह धर्म निभाने आता है। यहाँ कोई किसी की बेटी नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, यहाँ कोई किसी का बाप नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ सब देह धर्म निभाने आते हैं। वो सब ने निभाया, मैंने उनके पैसे के बदले में अपने आप को बेचा और बस बात खत्म हो गई। ना वो दोषी ना मैं दोषी। आज मैं इस सब से निजात पा रही हूँ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप सबकी हो कि मैं अपने बाप का नाम बताऊँ तो मुझे एक बार बताएं। किसी ने नहीं कहा कि बाप का नाम बताओ, किसी ने नहीं कहा ना। तमाम मीडिया छुप रहा, तो मैंने भी नहीं कहा। मैंने कहा बेटा तुमने इतने साल गुजार दिए, 15 साल तुम्हें यहाँ हो गए, तो अब मत कहो। अब वो अगर उससे बस ये पूछो यहीं से खड़े होके कि अगर मेरा बाप आज मुझे स्वीकार करता है पूरी इज्जत के साथ और मुझे एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने में मेरा सहयोग करता है, आज वो सम्मानित है, यहाँ उसके पास पैसा है, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी। उसने कहा क्या तैयार है मेरा बाप? और अगर नहीं, अभी मेरे बाप ने ये कहा, मैंने कहा वो कैसे बोलेगा इतने लोगों के बीच? तो बोली ठीक है, मेरे बाप के पास मेरा फ़ोन है, वो मुझे कॉल करके बताए, मैं यहीं खड़ी हूँ, वो मुझे कॉल करे और बस सिर्फ कॉल करके छोड़ दे तो मैं समझ जाऊंगी। अगर एक कॉल करेगा तो मैं समझूंगी वो मुझे स्वीकार करने को तैयार है, 2 कॉल करेगा, 2 मिस कॉल करेगा तो मैं समझूंगी वो मुझे नहीं करना चाहता। एक कॉल उसके पास आई और उसके बाद एकदम भीड़ में से बड़ा शोर मचा, क्योंकि हज़ारों आदमी था, पूरा कबाड़ी बाजार इकट्ठा था। एक शोर सा मचा, बड़ी तेज, लोग ऐसे भीड़ सी चटने लगी। पता नहीं क्या हुआ, पुलिस भी वहीं, सब वहीं, क्या बात हुई, क्या देखा तो मर गया था वहीं। मतलब बाप बर्दाश्त नहीं हुआ, बाप को हार्ट अटैक होता है और वहीं मर जाता है। वहीं मर गया, ओह, वहीं खत्म हो गया। मैंने कहा अभी तो हुआ, इसको सज़ा मिल गई, अब बस और नहीं। बहुत रोई, बहुत बाप की छाती से लिपट के भी रोई, मुझसे गलती हो गई, तुमने तो अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया, लेकिन मैंने तो चलते चलते गलती कर दी, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पर मुझे लगा कि जितना उसने कहा था उस वक्त, वो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया एक बाप होने के नाते,
कि उसी की कमाई, उसी की सब चीज़ कैसे एक बाप बर्दाश्त कर सकता है कि मेरी बेटी क्या बिजनेस कर रही है, क्या कमाने का उसका जरिया है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो बर्दाश्त नहीं, इतनी भीड़ में कुछ सफोकेशन भी था, कुछ वो चुप्पी भी थी, और वो कॉल जो कराई उसने, हो सकता है उसी भी डर लगा हो कोई आसपास में, तो दिल की धड़कन भी बढ़ती है। ये कौन से सन की बात है मैम? ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 16 या 17 के आसपास की बात है। मैं तब CWC मेंबर थी हापुड़, तब की बात नहीं है, क्योंकि 17 में तो मैंने क्विट ही कर दिया था। 15, 16, 17 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कि कितनी मतलब एकदम से अलग और झकझोरने वाली बात है कि वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ है, पुलिस है, मीडिया है, मैम की टीम है पूरी की पूरी, जाते हैं एक नेपाली लड़की को निकालने के लिए, लेकिन वो साथ चलते हैं कि मुझे भी चलना है, मुझे अब इस ज़िंदगी से निजात पानी है। और उस भीड़ में वो अपने बाप का नाम लेना चाहती थी, लेकिन पब्लिक की मर्ज़ी से, लेकिन बाप नहीं चाहता था कि उसका नाम लिया जाए। लेकिन बाप को उस दिन अपनी गलती का इतना एहसास हुआ कि उसका हार्ट अटैक होता है, उसका ब्रेन हेमरेज होता है जो भी, और उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन उसका होटल आज भी ज़िंदा है, उस लड़की की कमाई होगा। मैम क्या लड़की अब आज भी है या? संविदा पे है कर्मचारी अभी, लेकिन प्रोबेशन ऑफिसर की तैयारी भी कर रही है, और अभी संविदा कर्मचारी है अभी। देखो ये कितनी अच्छी बात है, उस लड़की ने एक दलदल में रह के भी एक अच्छी ज़िंदगी को चुना, और वहाँ से उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद आज एक बैंक में नौकरी वो कर रही है और एक सामान्य ज़िंदगी जी रही है। ये कहानी ज़रूर उस तक पहुँचेगी, और उस तक पहुँचेगी, बल्कि ऐसी लड़कियों तक पहुँचनी चाहिए जो दलदल में फंसी हुई हों, तो कैसे बाहर निकलना है, ये तरीका नहीं अपनाना है। पता चला कि बाप ही मर गया, भले तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन उन्हें निकलना चाहिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।